Good morning students, I am CS Himanshi Tuli and I will be taking your law classes for both CA and CMA Foundation. So I hope you will just enjoy all the lectures and we'll develop a great bonding together and you will hopefully learn many new good things in this law classes. Okay, now talking about CA and Foundation law, our foundation law is divided into two parts. First is law and second part is of English. The major portion is covered by law and secondary portion is covered by English. And when we talk about CMA law, it is divided into three parts. First part comprising of 70 marks is for law. Next 20 marks is for industrial law and 10 marks is for ethics. And CMA Foundation law will be comprising of MCQ questions, whereas for CA law it will be a subjective paper. We have certain topics in common, and when we proceed, we'll first proceed with all the common topics and then we'll start with whatever is your different topics in different lectures. Okay, so today we'll start with Indian Contract Act 1872. Okay, so now we'll start with Indian Contract Act. So what according you is actually contract? आप लोग contract से क्या समझते हैं? See, when we talk about contract, it has different sections. Any law that you study has different sections and subparts. So here when we talk about contract, it is defined in section 2, subsection H of Indian Contract Act 1872. What is contract? Any agreement that is enforceable by law is defined as contract. अब आप सोच रहे होंगे कि ये contract, ये agreement, ये enforceability by law, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो अग्रीमेंट क्या होता है? जब भी दो बंदे किसी चीज के लिए अग्री कर जाते हैं कि हाँ हमें ये काम करना है, दैट इज अग्रीमेंट. तो अगर हम लॉ की लैंग्वेज में समझें कि अग्रीमेंट क्या होता है, तो इसके लिए पहले किसी ना किसी दो बंदों का होना जरूरी है. दैट मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लिविंग पर्सन्स के बीच में ही हो सकता है, कभी भी एक लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में नहीं हो सकता, ना ही तो नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में हो सकता है. सो एक लिविंग बीइंग जब एक दूसरे लिविंग बीइंग के पास अप्रोच करता है ये सोच के कि दोनों का इंटेंशन क्या है, कॉमन है, एंड दोनों को इस चीज से क्या होगा, म्यूचुअल बेनिफिट होगा, तो वो लोग अग्रीमेंट करने की सोचते हैं. अग्रीमेंट क्यों किया जाता है? आप बताइए अग्रीमेंट क्यों होता है? चलिए मैं बताती हूँ आपको. सी, आज के टाइम पे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि हम लोगों पे क्या कर सकें, भरोसा कर सकें. सो इट इज़ नेसेसरी एंड हमारा लॉ भी ये चीज़ कहता है कि इट इज़ बेटर कि हम चीज़ों को क्या कर लें, एक रिटन फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर लें, सो दैट कल को अगर कोई डिफिकल्टी आती है एंड सामने वाला पर्सन अपनी बात से मुकर जाता है या जो भी चीज़ आपके बीच में डिस्कस हुई थी उस चीज़ को फॉलो नहीं करता है, इन दैट केस इट इज़ बेटर कि हम लोग क्या कर ले, उनसे रिटन फॉर्म में अग्रीमेंट करा ले, एंड उस अग्रीमेंट के बेसिस पे अगर कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होता है या कोई भी ब्रीच होता है, ब्रीच मतलब कि जो भी पॉइंट्स उसमें लिस्टेड हैं अगर वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो हम जाके कोर्ट में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एक अपील फाइल कर सकते हैं, पिटिशन फाइल कर सकते हैं कि ये पर्सन जिनके साथ मेरा अग्रीमेंट हुआ था वो उन टर्म्स को नहीं अग्री कर रहा है. एज अ रिजल्ट जो भी डैमेजेस मुझे हुए हैं या जो भी डिफिकल्टीज मुझे फेस करनी पड़ी हैं उनके इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करने के लिए मैं उसे दूर कर सकूं या मैं उस सामने वाली पार्टी से डैमेजेस क्लेम कर सकूं. इसीलिए हमारा लॉ कहता है कि अगर हम किसी भी पार्टी से अग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं तो बेस्ट ऑप्शन इज कि हम उस अग्रीमेंट को रिटन फॉर्म में इनकॉर्पोरेट कर लें. रिटन फॉर्म में इनकॉर्पोरेट करने से ये समझते हैं, आप लोग अभी तक ये सोचते आ रहे होंगे कि अगर हम किसी भी अग्रीमेंट को रिटन फॉर्म में इनकॉर्पोरेट करें तो सिंपल A4 साइज में भी हो सकता है, स्टैम्प पेपर में भी हो सकता है. ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि कोई भी अग्रीमेंट आपका सिर्फ स्टैम्प पेपर पे ही होना चाहिए. आप चाहें तो उसको प्लेन पेपर पे भी रिड्यूस कर सकते हैं. सिंपली एक एडिशनल फॉर्मेलिटी आपको करनी पड़ेगी कि आपको नोटरी उसकी करानी पड़ेगी. इन सब चीज़ों में हम अभी नहीं पढ़ते हैं. मेरा पर्पस आपको बस इतना बताना था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप चाहते हैं कि लॉ उसको कंसिडर करे या कल को अगर आपको कोई डिफिकल्टी होती है तो आप उसको अप्रोच कर सकें कोर्ट ऑफ लॉ में
कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए। ओके, सो अभी हम बात कर रहे थे अग्रीमेंट की। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी से एक लैंड खरीदना है, एक बिल्डिंग खरीदनी है। सबसे पहली बात तो मुझे पता होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन उस बिल्डिंग या उस लैंड का ओनर है। मैं अपना ऑफर लेकर गई उसके सामने कि मुझे ये लैंड आपसे खरीदनी है एंड वो लैंड जो है मुझे 25 लाख की खरीदनी है फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो मैंने सामने वाले पर्सन को दिया वो क्या था, एक ऑफर था कि मैं आपको ऑफर देती हूँ कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज आपसे इतने प्राइस पे चाहिए है। अब नॉट नेसेसरी कि सामने वाला पर्सन भी आपको उतने ही प्राइस पे देने के लिए अग्री कर जाए। सामने वाले पर्सन अगर बोलेगा कि हाँ मैं आपके गिवन टर्म्स एंड कंडीशंस या जो भी आपने कंसिडरेशन कोट किया है, जो भी प्राइस आपने कोट किया है, मैं उस पर अग्री हूँ लेने के लिए, तो इसका मतलब जो बात आपने बोली थी, जो ऑफर आपने दिया था, उसने क्या किया, उसे एक्सेप्ट कर लिया। वाओ, ऑफर भी दिया और उसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया। तो ये ऑफर और ये जो एक्सेप्टेंस हो रहा है, ये दोनों वर्बली नहीं चल रहा है। मैंने अगर किसी को ऑफर दिया है तो बट ऑब्वियस है उसको मैंने रिटन फॉर्म में इनकॉर्पोरेट किया होगा एंड सामने वाले ने उसका एक्सेप्टेंस क्या होगा, आपको रिटन फॉर्म में दिया होगा। बट दैट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी कि एक्सेप्टेंस रिटन में ही आए। भाई जिस मोड पे आपने मांगा होगा या जिस मोड पे आप सामने वाले से एक्सेप्ट करना चाह रहे होंगे, उसी मोड पे ही सामने वाला क्या करेगा, आपको प्रोवाइड करेगा। सो यहाँ पे मैंने जो सामने वाले को चीज दी वो ऑफर थी। अगर मैं रिटन मोड में दूंगी तो ऑब्वियसली मैं सामने वाले से एक्सेप्टेंस भी क्या करूंगी, रिटन मोड में ही एक्सपेक्ट करूंगी। ओके, तो मैंने यहाँ पे ऑफर दिया, उसने मुझे क्या दिया, एक्सेप्टेंस। जब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो ये चीज आपकी क्या बन जाती है, अग्रीमेंट बन जाती है। एंड जब ये अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है कि जो भी पॉइंट्स लिस्टेड थे वो लॉफुल थे, आपका जो इंटेंशन था वो लॉफुल था, कोर्ट उन सब चीजों को वैलिड मानता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती है, तो यहाँ पे ये चीज क्या हो जाती है, एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाती है। मतलब कि कोर्ट भी आपके गिवन अग्रीमेंट को एक्सेप्ट करता है, जो गाइडलाइंस आपने स्पेसिफाई करी है उन सबको फुलफिल करता है। तो कोई भी अग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है वो आपका क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ओके, नाउ यहाँ पे बात ये आती है कि मैम आपने कहा ऑफर, ठीक है, ऑफर तो हम तब देंगे ना सामने वाले को जब हम सोच रहे हो किसी चीज के बारे में, मतलब जब मेरा किसी चीज को करने का इंटेंशन एग्जिस्ट कर रहा होगा तभी तो मैं सामने वाले को क्या करूंगी, ऑफर दूंगी। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं ये बोलूं कि मैम ये जो मेरा ऑफर है ये एक प्रॉमिस से अराइज कर रहा है कि मैंने कोई काम करने का प्रॉमिस किया है, एंड अगर वो प्रॉमिस बैक्ड बाय कंसिडरेशन है, मतलब मैं सामने वाले से चीज फ्री में नहीं ले रही हूँ, बिकॉज अगर मैं किसी साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगा ही होगा। अब वो कंसिडरेशन मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकता है, वो नॉन मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि सिर्फ और सिर्फ वो मॉनेटरी ही एग्जिस्ट करे। अगर मॉनेटरी है वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम, नॉन मॉनेटरी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये सब चीजें आपके रिटन फॉर्म में इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए। अगर रिटन फॉर्म में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है तो कल को अगर सामने वाला उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है या डिनाई कर देता है तो वो आपके लिए क्या होगा, प्रॉब्लम बन जाएगा। ओके, तो हमने प्रॉमिस किया, देन हमने ऑफर दिया, सामने वाले ने उसे एक्सेप्ट किया। जब ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस साथ में हो गया तो वो एक अग्रीमेंट बन गया। जब ये अग्रीमेंट था तो अग्रीमेंट से क्या बना, वो एक एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना। ओके, लेट अस नाउ सी। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या बोला कि मैम सबसे पहली बात मेरे पास क्या था, प्रॉमिस था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रॉमिस मैंने क्या किया, मैंने सामने वाले को ऑफर दिया। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए ने यहाँ पे क्या करा था, लैंड खरीदने के लिए ₹25 लाख का ऑफर दिया था मिस्टर बी को। मिस्टर बी ने ये चीज जो है वो एक्सेप्ट कर ली। मिस्टर बी ने कहा ठीक है मैं भी आपको क्या करूंगा, 25 लाख का देने के लिए अग्री करता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने 25 लाख को खरीदना है, मैं आपको 25 लाख का प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पे जो ऑफर था वो किसने दिया, मिस्टर ए ने। यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस है वो
किसने दी है? हमारे मिस्टर बी ने दी है। जब हमारा ऑफर और एक्सेप्टेंस साथ में हो गया तो ये हमारा क्या बन गया? अग्रीमेंट बन गया। ये हमारा क्या बन गया? अग्रीमेंट बन गया। जब ये अग्रीमेंट मेरा एनफोर्सेबल बाय लॉ हुआ, मतलब अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हुआ, यानी जब ये मेरा अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हुआ तो ये मेरा क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्लियर है चीज? तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो कॉन्ट्रैक्ट का रूट है वो स्पेसिफिकली अग्रीमेंट से नहीं आया है। अग्रीमेंट से जो पहले चीजें एग्जिस्ट करती हैं ये उनसे अराइज किया है। ओके, एंड कॉन्ट्रैक्ट किस सेक्शन में डिफाइंड था? सेक्शन 2 सबसेक्शन H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यहाँ तक आप सबको ये चीजें क्लियर हो गई हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, हम आते हैं आपके मॉड्यूल पे। आपका जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल में आपको अलग अलग स्टेजेस पे कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट, एनफोर्सेबिलिटी, कंसिडरेशन, प्रॉमिसेस, ऑफर, इन सब के बारे में बताया गया है। तो लेट्स सी कि क्या बाइफर्केशन यहाँ पे हमको प्रोवाइड किया गया है। सबसे पहली बात इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया है। देन इन्होंने बताया है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं। इन्होंने बोला कि भाई एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर क्या क्या एसेंशियल्स है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ना कि उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए। हम अपनी मर्जी से तो डिसाइड कर नहीं सकते कि अच्छा ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। जो हमारे लॉ में प्रिस्क्राइब है हमें तो वही चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। तो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि अगर हम वाकई चाहते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉ की नजर में रिकॉग्नाइज हो तो ये देखना जरूरी है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या क्या चीजें लिखी हैं जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगी। देन कितने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? ये 3 चीजें हैं जो इस कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ओके, तो जो चीज अभी हम लोग ने पहले डिस्कस करी कि ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 बातें जरूरी हैं, एक है अग्रीमेंट और एक है एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ। ये दोनों ही चीजें देखिए यहाँ पर भी मेंशन की गई हैं। कॉन्ट्रैक्ट किन चीजों से बना हुआ है? एक अग्रीमेंट से बना हुआ है, दूसरा एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ से बना हुआ है। ओके, देन हमने पढ़ा था कि मैम अग्रीमेंट जो होता है वो ऑटोमेटिकली सेल्फ से तो राइज होगा नहीं। अग्रीमेंट के लिए क्या क्या 2 चीजें जरूरी हैं? फर्स्ट एक ऑफर होना चाहिए एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। जैसे अभी हमने पिछला एग्जांपल ही पढ़ा था कि मिस्टर ए मिस्टर बी से लैंड खरीदना चाहते थे एंड वो लैंड 25 लाख रुपीस का खरीदना चाहते थे। तो मिस्टर ए ने क्या दिया? एक ऑफर दिया मिस्टर बी को कि हम आपका ये स्पेसिफाइड लैंड 25 लाख रुपीस का खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पे अग्रीमेंट किन 2 बातों से बना हुआ है? एक ऑफर से बना हुआ है और एक एक्सेप्टेंस से बना हुआ है। ओके, क्लियर हो गई चीज? जब भी हम ऑफर देते हैं तो ऑफर का कोई ऐसा स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि वो रिटन फॉर्म में हो। हम रिटन एज वेल एज अदर फॉर्म्स में भी दे सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्जी है। लेकिन अगर आप उसको वैलिड बनाना चाहते हैं तो बेटर है कि हम उस चीज को क्या प्रोवाइड करें? रिटन फॉर्म में ही प्रोवाइड करें। ओके ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक ये आता है, कहते हैं ऑफर के साथ साथ हम यहाँ पे क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं ऑफर से रिलेटेड। पहली बात तो हम ये पढ़ेंगे कि लीगल रूल्स क्या हैं वैलिड ऑफर के, कितने तरीके के ऑफर होते हैं, प्रपोजल के क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल के क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं एंड कैसे हम उस ऑफर को क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा ओरल फॉर्म में भी कर सकते हैं, रिटन फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो किस तरीके से हम अपना ऑफर क्या कर रहे हैं? सामने वाली पार्टी को, सेकंड पार्टी को कम्युनिकेट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट चीज इज एक्सेप्टेंस। सिमिलरली जैसे हम लोग वैलिड रूल्स पढ़ रहे थे एक अच्छे ऑफर के लिए, सिमिलरली वैलिड रूल्स एग्जिस्ट करते हैं अच्छे एक्सेप्टेंस के लिए। बिकॉज अगर ऑफर वैलिड है तो उसका एक्सेप्टेंस भी तो वैलिड होगा। भाई किसी भी एक चीज में अगर कोई चीज इनवैलिड रह जाती है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो पाएगा। सो फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी अ वैलिड अग्रीमेंट। वैलिड अग्रीमेंट कंप्राइजेस ऑफ वैलिड ऑफर एज वेल एज वैलिड एक्सेप्टेंस। ओके, तो ऑफर करने का जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है सिमिलर प्रोसेस ही एक्सेप्टेंस लेने का भी होगा। तो एक्सेप्टेंस में भी हम 2 चीजें पढ़ेंगे यहाँ पे, एक है लीगल रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। आई होप आपको अभी तक ये सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी कि हम किस तरीके से इस चैप्टर में प्रोसीड करने वाले हैं। इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, आप बहुत ही इंजॉय करेंगे।
अगर आप ध्यान से इन सब चीजों को पढ़ेंगे, हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे जो आपके प्रोसेस को, आपके चैप्टर को रियली बहुत इंटरेस्टिंग बना देंगे। लॉ का जो सब्जेक्ट है वो मेरा तो बहुत ही पर्सनल फेवरेट है, एंड आई मेक इट श्योर कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए भी वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स बन जाए। आई कैन वाउच ऑन इट कि जब आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, एज वेल एज नॉट ओनली दिस चैप्टर, जब आप आगे के चैप्टर्स भी कंप्लीट कर लेंगे तो आफ्टर दिस लॉ यू योरसेल्फ से कि हमारा लॉ तो बहुत अच्छे से तैयार हो गया, हमें इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, आई विल मेक श्योर कि आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझ आए। आपको जहां भी कोई डिफिकल्टी होगी, विल डेफिनेटली टेक अ डिफरेंट क्लासेस फॉर दैट। अभी हम वो पढ़ेंगे जो आगे इस मॉड्यूल में दिया हुआ है। ओके, सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट, हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेसिफाइड है। ये सब चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देखिए बुक पे एग्जैक्टली सेम चीज बोल रहा है हमें। ठीक है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट किसमें डिफाइंड है? सेक्शन 2 सबसेक्शन एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आप बताइए, अभी हमने डिस्कस किया कॉन्ट्रैक्ट किन दो चीजों से बना हुआ है? फर्स्ट इज अग्रीमेंट एंड द अदर इज एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ। देखिए ये लोग भी एकदम सी चीज बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के दो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहली चीज तो मैम अग्रीमेंट है, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ। वेरी गुड, इतना तो हमको अभी तक याद हो ही गया है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट इन दो चीजों से ही बना हुआ है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ेंगे अग्रीमेंट के बारे में। अग्रीमेंट कौन से सेक्शन में है? भाई कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन एच में स्पेसिफाइड है। हमारा अग्रीमेंट किसमें स्पेसिफाइड है? हमारा अग्रीमेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन ई ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेसिफाइड है। ओके, यहाँ पे जितनी चीजें मैम हमको बता चुकी हैं पहले, वो सब चीजें तो हम लोग यही चीजें जो है वो सेम बुक वाले भी कॉपी कर रहे हैं। हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, सेक्शन 2 सबसेक्शन एच के बारे में। हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट दो चीजों से बना हुआ है, एग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ। ये दोनों चीजें भी हमने पढ़ी। फिर ये हमको बता रहे हैं कि अग्रीमेंट जो है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में गिवन है। वेरी गुड, ये चीज भी हमने यहाँ पर पढ़ ली। देन ये आगे हमें प्रॉमिस, ऑफर, एक्सेप्टेंस के बारे में बता रहे हैं। ये चीजें भी तो अभी हमने क्लास स्टार्ट करने से पहले डिस्कस करी थी। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीजें देखो यहाँ पर भी लिखी हुई हैं। तो कह रहे एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ये हमारा क्या बनता है? अग्रीमेंट बनता है। भाई कंसिडरेशन आज के टाइम पे बहुत जरूरी है। अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो हम कैसे किसी चीज को आगे लेकर जा पाएंगे? नॉट नेसेसरी कि कंसिडरेशन जो है आपका सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी फॉर्म में भी हो, नॉन मॉनेटरी फॉर्म में भी, या हम इसको बोले अदर फॉर्म्स ऑफ कंसिडरेशन भी हमारे एग्जिस्ट करते हैं। अभी जो पिछला एग्जाम्पल पढ़ा था उसमें मिस्टर ए जो है वो लैंड खरीदना चाह रहे थे मिस्टर बी से। क्या वो फ्री में खरीद रहे थे? नहीं भाई, फ्री में तो हम लोग बात करी नहीं। हमने कहा कि हम उनसे लैंड खरीदना चाहते हैं 25 लाख रुपए की। तो ये जो 25 लाख का जो अमाउंट हमने कोट किया है, ये अमाउंट कौन सा है? ये हमारा कंसिडरेशन है। भाई सामने वाली पार्टी अगर हमें अपनी चीज प्रोवाइड करेगी तो क्या वो हमें फ्री में प्रोवाइड कर देगी? नहीं भाई, आज के टाइम पे कौन अपनी कोई चीज फ्री में देता है? तो हमने मिस्टर बी को ऑफर दिया कि हम आपसे ये चीज खरीदना चाहते हैं और उसके बदले में हम आपको कंसिडरेशन दे रहे हैं। मतलब एनीथिंग दैट वन पार्टी अग्री टू पे टू द अदर पार्टी फॉर द सर्विसेज और गुड्स टेकन फ्रॉम सेकेंड पार्टी, उसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम लोग यहाँ पर? कंसिडरेशन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे सेक्शन 2 सबसेक्शन ई किसकी बात कर रहा था? अग्रीमेंट की बात कर रहा था। अग्रीमेंट किन चीजों से बना हुआ है? इन्होंने बोला, कह रहे मैम एवरी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस जो कंसिडरेशन से बैक्ड है। मतलब दो बातें हैं इसमें। भाई हमारा यहाँ पे अग्रीमेंट जो है वो किन चीजों से बना हुआ है? उन्होंने बोला अग्रीमेंट मतलब मैम कोई भी प्रॉमिस जो किससे बैक्ड हो? बाय कंसिडरेशन। तो वो हमारा क्या बनेगा? अग्रीमेंट बन जाएगा। और अग्रीमेंट स्पेसिफाइड किसमें है? सेक्शन 2 सबसेक्शन ई ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। भाई अभी अगर हम देखें हमारे इतने एमसीक्यू तैयार होगा। भाई सबसे पहली बात हमने ये पढ़ा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस ईयर में आया था?
1872 में आया था। आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन बता देती हूँ कि 1872 में 1 सितंबर 1872 को हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आया था। यहाँ आपका फर्स्ट एमसीक्यू तैयार हो गया। दूसरी चीज उन्होंने पूछी कि भाई कॉन्ट्रैक्ट आपके किस सेक्शन में डिफाइंड है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन H में डिफाइंड है। फिर उन्होंने पूछा कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितने एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, आपको इसका भी आंसर पता है, 2 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, एक अग्रीमेंट, दूसरा एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि अग्रीमेंट जो है कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, ये भी आपको याद हो गया, भाई सेक्शन 2 सबसेक्शन E में आपका अग्रीमेंट डिफाइंड है। नेक्स्ट चीज वो आपसे ये पूछ सकते हैं ये अग्रीमेंट क्या होता है, अग्रीमेंट किन चीजों से बना हुआ है। तो अभी हमने ये भी पढ़ लिया कि अगर प्रॉमिस है एंड दैट इज बैक्ड बाय कंसिडरेशन, तो ये हमारा क्या हो गया, अग्रीमेंट। तो भैया अभी इतने से ही टॉपिक में हमने कम से कम 5 एमसीक्यूज तैयार कर लिए। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आगे इन्होंने बताया कि ये प्रॉमिस क्या होता है। भाई हर चीज एक एक चीज से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है। जैसे अगर हम कोई चाय बनाते हैं तो चाय बनाने का भी एक प्रोसीजर होता है ना, कि भाई हम पहले फ्राइंग पैन लेंगे, फिर उसमें मिल्क ऐड करेंगे, शुगर ऐड करेंगे, टी लीव्स ऐड करेंगे, तब तो हमारी चाय बनेगी। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट आसानी से थोड़ी बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट में भी तो आपको इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ेंगे, तभी तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक बेटर कॉन्ट्रैक्ट की तरह निकल पाएगा। ओके, तो हमने क्या किया, हमने पहले डिश तैयार कर ली, अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कौन कौन से अग्रीमेंट्स इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड ऑन करने हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रॉमिस के बारे में। ये प्रॉमिस क्या होता है, तो इन्होंने बोला व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट, मतलब हमने सामने वाले को बोला कि हमें ये काम करना है एंड सामने वाला भी उस चीज पे एक्सेप्टेंस दे दे कि ठीक है जो चीज आप कह रहे हैं मैं उस चीज के लिए अग्रीड हूँ। मतलब जब मैंने लैंड खरीदना था 25 लाख का मिस्टर बी से, और मिस्टर बी कह रहे हैं ठीक है मैं भी आपको लैंड देने के लिए तैयार हूँ, तो यहाँ पे ऑफर था, ऑफर से एक्सेप्टेंस मिली तो प्रॉमिस बना। प्रॉमिस जो है वो ऐसे तो था नहीं, इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व थी। प्रॉमिस और कंसिडरेशन से मेरा क्या बना, हमारा यहाँ पे अग्रीमेंट बना। ओके, क्लियर होगी चीज। तो यहाँ पे जब एक पर्सन ऑफर देता है और सामने वाला उसका एक्सेप्टेंस दे देता है, तो ये ऑफर और एक्सेप्टेंस मिला के क्या बनता है, प्रॉमिस बनता है। ओके, देखिए आगे हम बात करेंगे तो इसमें 2-3 चीजें निकल के आती हैं प्रॉमिस में। कह रहे व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट। असेंट मतलब क्या होता है, अगर वो अपनी अप्रूवल दे दे, पॉजिटिव अप्रूवल दे दे। भाई यहाँ पे हो सकता है कि वो डिनाई कर दे, अगर वो डिनाई कर देगा तो भैया आगे की बात ही खत्म हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे हम असेंट वर्ड यूज करें। असेंट मतलब जब जो चीज हम उससे चाह रहे हैं उसका अगर वो पॉजिटिव अप्रूवल दे दे कि हाँ हम इस चीज के लिए अग्रीड हैं, तो वो यहाँ पर क्या है, हमारी असेंट है। ठीक है, तो हमने सामने वाले को ऑफर दिया सबसे पहली पॉइंट, ठीक है, उसने हमें असेंट दे दिया। असेंट मतलब वो भी उस चीज से अग्री कर गया। द प्रपोजल बिकम्स एक्सेप्टेड, तो मतलब जब सामने वाला अपनी असेंट दे देता है तो इसका मतलब वो प्रपोजल क्या हो गया है, एक्सेप्ट हो गया है। और जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर प्रॉमिस बन जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज। ओके, तो हम लोग अपनी डिश पे वापस आते हैं। हमारी डिश का नाम क्या था, कॉन्ट्रैक्ट था। इस कॉन्ट्रैक्ट में हमने 2 इंग्रेडिएंट्स डाले थे, कौन कौन से, भाई अग्रीमेंट डाला था और दूसरा डाला था हमने एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, अच्छा जी, अग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी तो डाल दिया, लेकिन अब ये बताओ अग्रीमेंट किस चीज से बना था। कहा कि मैम अग्रीमेंट के लिए हमें प्रॉमिस चाहिए था, प्लस इसके साथ हमें क्या चाहिए था, कंसिडरेशन चाहिए था। भाई ये भी डाल दिया हमने। तो अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैम ये प्रॉमिस किन 2 चीजों से बना हुआ है, तो हमने बता दिया कि प्रॉमिस के लिए बेटा ऑफर डाल दो और एक्सेप्टेंस डाल दो। जब ये 2 चीजें डाल दोगे तो आपका प्रॉमिस तैयार हो गया। तो देखा हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे हम इसमें चीजें ऐड ऑन करते गए और हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया। वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग आगे की चीज पे, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। ठीक, इतनी बातें तो समझ आ गई, लेकिन ये वर्ड बार बार आ रहा है, मैम एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होगी तभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ नहीं है तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सिर्फ अग्रीमेंट हो जाता है तो सिर्फ अग्रीमेंट से आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाएंगे।
उसके लिए लॉ की एनफोर्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। भाई लॉ तो वर्ड समझ आ रहा है कि एनफोर्सिबिलिटी जो आ रहा है बार बारी में, ये क्या है, व्हाट इज दिस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। तो इन्होंने कहा कह रहा है कि अगर कोई भी चीज, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर हमें वैलिड बनाना है तो इसका मतलब लॉ उसे रिकॉग्नाइज करे, जो भी अग्रीमेंट हो रहा है उसकी एक लॉफुल बैक हो। लॉफुल बैक मतलब जिस पर्पस के लिए हम अग्रीमेंट कर रहे हैं वो लॉफुल हो, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए उस चीज के लिए। ठीक है, आइए पढ़ते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स जो हमें इस चीज को क्लियर कराएंगे। ठीक है, आपकी बुक में भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम लोग इसको जरा चेक करते हैं। कह रहे हैं ए अग्रीज विद बी टू सेल कार फॉर 2 lakhs टू बी, मतलब ए ने कहा कि मैं तुम्हें कार सेल करूंगा और 2 लाख रुपए की सेल करूंगा। Here A is under obligation to give the car to B। भाई जब A अपनी कार जहाँ पे बेच रहा है तो A ने कहा कि मैं अपनी कार तुम्हें दूंगा 2 लाख रुपए की। तो इसका मतलब अगर B 2 लाख रुपए A को पे कर रहा है, इन दैट केस A को उसको कार डिलीवर ही करनी पड़ेगी। He is under बाउंडेशन कि जो चीज के लिए वो बोल रहा था B से, B ने जब वो पार्ट फुलफिल कर दिया तो उसकी जो ड्यूटी है वो भी उसे क्या करे, फुलफिल करे। इसका मतलब A is bound कि उसको अपनी कार B को डिलीवर करनी पड़ेगी। And B has the right to receive the car on payment of rupees 2 lakh and also B is under obligation to pay 2 lakhs to A and A has the right to receive 2 lakh। दोनों बातें हैं भाई, यहाँ पे किसी एक पार्टी को काम नहीं करना। A ने जब कहा कि मैं कार सेल करूंगा तो A को कार देनी पड़ेगी। बी ने कहा मैं ठीक है आपको 2 लाख रुपए दूंगा, तो यहाँ बी को भी 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अगर कोई भी पार्टी इसमें मना कर देती है, फॉर एग्जाम्पल ए बोलता है कि नहीं मैं तुमसे पैसे तो ले लूंगा लेकिन मैं कार नहीं दूंगा, तो क्या ये वैलिड है? नो, ये बिल्कुल वैलिड नहीं है। अगर बी ये चीज बोल दे कि नहीं मैं आपसे क्या करूंगा, कार तो ले लूंगा लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगा, दिस इज ऑल्सो नॉट वैलिड। तो यहाँ पे अगर मुझे किसी चीज को एनफोर्सेबल कराना है, यहाँ किसी चीज को मुझे अगर वैलिड बनाना है, तो जो दोनों पार्टीज ने अग्री किया है एक दूसरे के साथ, उनको अपनी दोनों की ड्यूटीज निभानी पड़ेगी। मतलब ए को भी कार देनी पड़ेगी और बी को भी उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। वेरी गुड, ठीक है भाई। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक और एग्जाम्पल दिया। ठीक है, कैन एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड ऑर्डर टू द कोर्ट ऑफ लॉ एक्सेट्रा। ये सब जो चीजें हैं ये ऑब्लिगेशंस हैं जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। ओके, तो अब जो चीज हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे थे, इन्होंने भी क्या कर दिया, एक टैबुलर फॉर्म में उस चीज को प्रेजेंट कर दिया। सबसे नीचे क्या था हमारा, कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट इन दो चीजों से बना हुआ है, अग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी। भाई ये चीज समझ आ गई। फिर यहाँ पे जो अग्रीमेंट है वो किस चीजों से बना है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। यहाँ पे भाई ये लोग एक चीज भूल गए कि मैडम यहाँ प्रॉमिस होना चाहिए एंड साथ में क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। जब प्रॉमिस और कंसिडरेशन मिलेगा तो अग्रीमेंट बनेगा, और ये प्रॉमिस जो चीजों से बना है वो क्या है हमारा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो यहाँ तक हमने बेसिक पर्पस समझ लिया कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट आखिर में मुझे क्या समझाना चाह रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट आखिर में मुझे क्या बताना चाह रहा है कि कैसे ये चीजें जो है यहाँ तक पहुंची। वेरी गुड, ठीक है। अगर एज ए लेमैन मैं आपसे पूछूं तो मैंने कहा कि भाई अग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, तो इसका मतलब मेरे जितने अग्रीमेंट्स हैं क्या वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए? बिल्कुल नहीं, मैंने उल्टा बोला। अब कॉन्ट्रैक्ट जो है, अगर मैं बोलूं कि क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट मेरे अग्रीमेंट हैं, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल भाई, मेरे जितने कॉन्ट्रैक्ट हैं सब में अग्रीमेंट भी है, सब में एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ भी है। तो मेरे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सब अग्रीमेंट हैं, लेकिन मेरे सारे अग्रीमेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर उन अग्रीमेंट्स में एनफोर्सेबिलिटी होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, लेकिन अगर एनफोर्सेबिलिटी नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। अगर इंग्लिश में इस चीज को समझें तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट नॉट ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, ये चीज एकदम क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं वो डिफरेंस जो ये लोग हमें समझाना चाह रहे हैं अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच का। ठीक है, इन्होंने बताया क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहली बात इन्होंने मीनिंग बताया। भाई इनके मीनिंग बताने से पहले तो हम अपना मीनिंग बता चुके हैं। यहाँ पे कह रहे कोई भी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस जो एक कंसीडरेशन से बैक्ड है वो मेरा अग्रीमेंट है। मैम अभी हमने डेफिनेशन ऊपर पढ़ के आए हैं। इन्होंने कहा कोई भी अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, हम अभी ये पढ़ के आए हैं। ये लोग बार बार हमें सेम चीजें बताते हैं। इन्होंने कहा अग्रीमेंट एक वाइडर चीज है। वाइडर क्यों है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि
कॉन्ट्रैक्ट बने, वही अग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है वही हमारे कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। सारे अग्रीमेंट हमारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, तो इसीलिए अग्रीमेंट मेरा एक वाइडर टर्म है और कॉन्ट्रैक्ट मेरा नैरो टर्म है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वही अग्रीमेंट आएंगे जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है। तीसरी चीज, अग्रीमेंट कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता। भाई अभी अग्रीमेंट है, लॉ से एनफोर्स नहीं हुआ है, तो कहाँ से लीगल ऑब्लिगेशन आएगा? हमने कहा कि हम आपको ये चीज देंगे, बात खत्म हो गई, ठीक है ना। हमने उसको रिटन फॉर्म में एनफोर्स किया ना, हमने उसको कहीं रजिस्टर किया ना कहीं फाइल किया, तो उसके पास तो एनफोर्सिबिलिटी तो है नहीं। तो सिर्फ एक अग्रीमेंट है, उसके बेसिस पे आप कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते फ्यूचर पे। लेकिन अगर वही चीज जो है पूरे प्रोसीजर के साथ रिटन फॉर्म में आई है, एक्सेप्ट हुई है, लिखी गई है, स्टैम्प हुई है, नोटरी हुई है, तो वो हमारा एनफोर्सेबल बाय लॉ है। तो कॉन्ट्रैक्ट मेरा लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, ठीक है। इन्होंने कहा सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, पता है हमको, क्यों बता दो दोबारा। इन्होंने कहा सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट्स होते हैं, ये भी पता है हमको, सब चीजें हम लोगों को पता है। अभी तक जितनी चीज हमने पढ़ी है वो सब चीजें आपको अभी तक यहाँ क्लियर हो गई होगी। पूरी पिक्चर हम इस चीज की डिस्कस कर चुके हैं। ओके, क्लियर है चीज? अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया कॉन्ट्रैक्ट जो है अग्रीमेंट से और इनफॉर्सिबल चीज से बनता है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एसेंशियल्स क्या होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। क्यों मुझे कॉन्ट्रैक्ट अगर करना है तो अगर ये चीजें देखनी जरूरी है, क्या वो एसेंशियल होंगे या नहीं होंगे। इसको डिस्कस करने से पहले मैं चाहूंगी आप लोग जल्दी से जितना हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करके आए। हम 2 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से अपना सेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी तक हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। एसेंशियल्स मतलब क्या क्या चीजें जरूरी हैं हमें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट वाकई ही में लॉ रिकॉग्नाइज करे, कल को अगर कोई पार्टी हमारे साथ गलत करे हम उसके अगेंस्ट क्लेम कर सके, हम अपने डैमेजेस ले सकें, तो इसके लिए ये जरूरी है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो भाई, वैलिड हो। अगर वैलिड ही नहीं होगा तो कोर्ट हमें क्या कर देगी, भगा देगी, बोलेगी नहीं भाई आपका तो कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ही आपका एनफोर्सेबल नहीं है, तो हम आपके लिए कोई भी डैमेजेस रिकवर नहीं कर पाएंगे। ओके भाई, ये तो बड़ी खराब चीज है भाई, इतनी मेहनत करो उसके बाद कुछ मिले भी ना कोर्ट से तो कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हम ये सब चीजें देख के चलते हैं कि जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो वैलिड है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस है। ओके, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है, कह रहे भाई यहाँ पे इन्होंने कुछ एसेंशियल्स दिए हैं, सेक्शन 10 में स्पेसिफाइड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। पहला एसेंशियल क्या है कि अग्रीमेंट होना चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। दूसरी चीज फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ये फ्री कंसेंट का मतलब क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है कि अगर हम एक पार्टी से बोल रहे हैं कि हमें आपसे इतना अमाउंट लेना है, फॉर एग्जांपल हम लैंड वाले एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए जो है वो चाह रहे थे 25 लाख रुपीस का लैंड मिस्टर बी से खरीदने के लिए। यहाँ पे हमने मिस्टर बी को फोर्स नहीं किया कि आप 25 लाख का ही दीजिए। अगर मिस्टर बी को लगेगा कि हाँ उनके लैंड की एक्चुअल वैल्यू इतनी ही है एंड मिस्टर ए जो कोट कर रहे हैं वो सही है, तो वो उतने में देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर मिस्टर ए मिस्टर बी को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर तुमने मुझे यहाँ पर ये लैंड नहीं दिया या जिस प्राइस पे मैं तुमसे लैंड मांग रहा हूँ अगर तुमने मुझे ये नहीं दिया तो मैं तुम्हें छत से धक्का दे दूंगा, या मैं तुम्हारे पीछे लोग लगा दूंगा, या मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत काम कर दूंगा, कुछ भी ऐसा अगर मिस्टर ए ने डराने धमकाने के तरीके से मिस्टर बी से रिकवर करना चाहा, तो इस केस में जो मिस्टर ए है वो मिस्टर बी की जो कंसेंट है वो फ्री तरीके से नहीं ले रहा है। तो भैया यहाँ पे हमें ये देखना जरूरी है कि जो कंसेंट है हमारा क्या आ रहा हो, फ्री नेचर का हो। मतलब दोनों पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो फ्री कंसेंट के साथ वॉलंटरीली अपनी विलिंगनेस से क्या करना चाह रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाह रही हूँ, कोई भी जोर जबरदस्ती इसमें इन्वॉल्व ना हो। क्योंकि अगर जोर जबरदस्ती से किसी की कंसेंट ली जाएगी तो वो फ्री कंसेंट नहीं बनेगा एंड एज अ रिजल्ट वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्लियर हो गई चीज? ठीक है भाई, तो फ्री कंसेंट वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा आता है वो क्या आता है, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज,
ये कॉम्पिटेंसी मतलब क्या होता है? अच्छा, आपने कॉम्पिटेंट वर्ड सुना है? कॉम्पिटेंट मतलब अगर आप उस काम को करने के लिए फिट हैं, दैट इज नोन एज कॉम्पिटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं तो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि भाई अगर कोई भी बंदा 18 साल की उम्र से ज्यादा है, मतलब अबव द एज ऑफ 18 है, तो ही वो पर्सन क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। अगर वो 18 ईयर्स से बिलो है तो वो हमारे एक्ट के अकॉर्डिंग क्या माना जाता है? माइनर माना जाता है। क्या माना जाता है? माइनर। अगर कोई पर्सन माइनर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर भी लेता है तो भैया जो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, कल को अगर माइनर डिनाई कर दे कि भैया हम जो है पैसे नहीं दे पाएंगे, तो वो पर्सन उससे रिकवर भी नहीं कर सकता। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने क्या किया, एक लड़का था मिस्टर एम, ठीक है, वो हमारा माइनर था, 15 ईयर्स का था। मिस्टर एम कहता है कि मुझे आपसे 10 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, उसके बदले में मैं अपना घर जो है वो आपको गिरवी रखवाता हूँ। मिस्टर ए थे लालची, उन्होंने कहा ठीक है भाई, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे दूंगा, तुम अपना घर मेरे पास गिरवी रखवा दो। अब हुआ क्या, टाइम स्टिपुलेटेड हुआ एंड देन मिस्टर ए मिस्टर एम के पास गए और उसको बोला कि लाओ भाई मेरे पैसे वापस करो, जितने स्टिपुलेटेड टाइम के लिए तुमने लिए थे अब तो वो खत्म हो गए हैं, और अगर तुम पैसे वापस नहीं करोगे तो तुमने जो ये घर मेरे पास गिरवी रखवाया है मैं इसको बेच के अपना पैसा रिकवर कर लूंगा। तो बताओ मिस्टर ए कर पाएगा क्या ऐसा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि यहाँ जो मिस्टर ए ने मिस्टर एम के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था वो वैलिड ही नहीं था, वो इन्फोर्सिबल ही नहीं था। भाई जब कोई पर्सन कॉम्पिटेंट ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जब वो एक माइनर है, जब लॉ ही मना कर रहा है कि आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं, इन दैट केस अगर आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ द लॉ, तो आप गलत कर रहे हैं। तो आप बाद में उस चीज की एनफोर्सिबिलिटी के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में अपील या केस नहीं कर सकते हैं। तो कॉम्पिटेंसी का मतलब है कि आप कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं के साथ करिए जिनसे लॉ रिकॉग्नाइज होता है, या जो लॉ कहता है कि भैया इनसे करोगे तो ही वैलिड माना जाएगा, सिर्फ उन्हीं से करिए। माइनर से किया गया कॉन्ट्रैक्ट आपको कॉम्पिटेंट माना नहीं जाता है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? मतलब लॉ की नजरों में वो चीज जो है वो वैलिड मानी जाए। अगर मैंने उससे कहा तुम मुझे ये लैंड दे दो, इसके बदले में मैं क्या करूंगा, मिस्टर बी को गोली से उड़ा दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो हम मिस्टर बी को गोली से उड़ाने की बात कर रहे हैं, क्या वो लॉफुल है? क्या लॉ उसको सही मानता है कि अगर हम किसी पार्टी के लिए कोई काम कर रहे हैं और उसके बदले में कंसिडरेशन में हम किसी की लाइफ को थ्रेटन कर रहे हैं या उसकी लाइफ को एंड करने की बात कर रहे हैं, क्या लॉ उसको सही मानेगा? बिल्कुल भी नहीं मानेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंसिडरेशन तो इन्वॉल्व है, लेकिन कंसिडरेशन कैसी होनी चाहिए? लॉफुल होनी चाहिए। लॉफुल मतलब लॉ उसको सही माने। अगर आप कोई ऐसी कंसिडरेशन बीच में इन्वॉल्व कर देंगे जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, या जो लॉ की नजरों में या पब्लिक की नजरों में गलत माना जाता है, वो अनलॉफुल कंसिडरेशन है। एंड भाई अगर अनलॉफुल कंसिडरेशन है तो वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, तो आप किसी भी बेसिस पे उससे रिकवरी नहीं कर सकते। बात खत्म। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? लॉफुल ऑब्जेक्ट, मतलब जिस ऑब्जेक्ट के लिए या जिस पर्पस के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो लॉफुल होना चाहिए। मिस्टर ए मिस्टर बी से लैंड खरीद रहे थे, दैट इज लॉफुल, सब करते हैं ऐसा, कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर मैं मिस्टर ए मिस्टर बी से मिस्टर सी से कोई लैंड खरीद रही हूँ, या फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट खरीद रही हूँ, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रही हूँ, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रही हूँ, ये सब एक लॉफुल चीज है कि लॉफुल ऑब्जेक्ट ही तो है। अगर लॉफुल ऑब्जेक्ट है तो ही इसके थ्रू किया गया काम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड माना जाएगा, एल्सवाइज वो वैलिड माना नहीं जाएगा। ओके, क्लियर है? एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। ये वॉइड का मतलब क्या है? वॉइड का मतलब ये है जो चीज शुरू से ही गलत है, जिसकी एग्जिस्टेंस ही गलत है, उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे वॉइड कहते हैं। ठीक है, मतलब हमें पता है कि ये चीज अगर होगी तो इसका कोई इम्पैक्ट आगे नहीं होगा, या ये हमारा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्रिएट करेगा, तो ये हमारा वॉइड माना जाता है।
तो भाई 6 चीजें हैं। अगर हम एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट करना, अगर हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 6 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात कितना क्या है, अग्रीमेंट होना चाहिए। देन जो कंसेंट आप पार्टी से ऑब्टेन कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, आपका फ्री होना चाहिए। तो भैया अग्रीमेंट हो गया हमारा, देन हमारा क्या हो गया, फ्री कंसेंट हो गया। तीसरी चीज हमारी क्या है, कॉम्पिटेंसीज ऑफ द पार्टीज हो गई। देन हमारा क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन हो गया। देन हमारा क्या है, लीगल ऑब्जेक्ट है। एंड छठी चीज हमारी क्या है, कोई भी चीज जो वॉइड डिक्लेयर नहीं करी गई है वो चीज जो है, ये 6 चीजों का जो पैकेज है ये हमारा क्या बनाता है, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। ओके, क्लियर हो गई ये चीज हमें। देन अब जो सेक्शन 10 में नहीं दी हुई है लेकिन हमारा मतलब जनरल कॉन्शियस कहता है कि ये सब चीजें एग्जिस्ट होनी जरूरी है, मतलब ये चीजें नहीं होंगी तो भैया कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर कर ही नहीं सकते। जैसे हमने शुरुआत आपसे करी थी कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा 2 लिविंग पर्सन्स के बीच में ही हो सकता है। तो इसका मतलब अगर आपको किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है तो 2 पार्टीज का उसमें इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। अगर 2 पार्टीज नहीं है तो क्या एक बंदा खुद से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्या नहीं। तो मतलब जैसे कोई भी काम करने के लिए मिनिमम 2 पर्सन रिक्वायर्ड होंगे ही होंगे। तो सबसे पहली चीज इसमें भी लिखी है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 पार्टीज इन्वॉल्व होनी चाहिए। अगर 2 पार्टीज इन्वॉल्व नहीं है तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं गया। ओके, 2 पार्टीज होनी चाहिए। देन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, मतलब अगर मैं मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहती हूँ लेकिन मेरा कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का पर्पस नहीं है, मतलब आई डोंट वांट कि इससे कुछ आगे बेनिफिट मिले या इसका कुछ आगे रिजल्ट निकले, तो जब मेरा पर्पस ही क्लियर नहीं है कि मिस्टर बी के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट में क्यों एंटर करना चाह रही हूँ तो मैं क्यों ही करूंगी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर, और अगर कर भी लेती हूँ तो क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। मतलब मेरा मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का पर्पस अगर क्लियर ही नहीं है या मेरा इंटेंशन ही नहीं है कि मैं उनके साथ लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करूं तो फिर मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकती। तो भैया 2 पार्टीज होनी चाहिए। फिर दूसरी चीज इंटेंशन होना चाहिए आपका कि आप एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर सकें। देन फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, जो चीजें उस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है, हमने जैसे आपसे कहा उसके लिए स्टैम्प पेपर होना चाहिए। स्टैम्प पेपर पे आप अपना अग्रीमेंट पूरा लिखें। फिर उसके बाद आखिरी में विटनेस होने चाहिए जिन्होंने इन सब चीज़ों को देखा हो कि हाँ आपने एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है। देन उसको आप क्या कर रहे हैं, आप नोटरी अथॉरिटी, नोटराइज अथॉरिटीज के पास लेके जा रहे हैं, वो उसको चेक कर रहे हैं, वो उसकी नोटरी कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। अगर ये सब चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, ये सब फॉर्मेलिटीज हैं जो आपको कंप्लीट करनी ही पड़ेंगी। अगर आप इन फॉर्मेलिटीज को फुलफिल नहीं करेंगे तो वो आपका एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ओके, क्लियर है ये चीज। देन सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, सर्टेनिटी का मतलब क्या है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर कर रहे हैं वो सर्टेन होना चाहिए, मतलब कोई चीज एग्जिस्ट करनी चाहिए। जब तक किसी चीज में सर्टेनिटी नहीं होगी कि अच्छा ये चीज एक्चुअली में हो सकता है या ये चीज एग्जिस्ट करती है, तब तक उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी पर्पस नहीं। ओके, क्लियर है ये चीज। एंड लास्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, मैंने ये चीज बोली कि मिस्टर ए मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगी, उसके बदले में आप क्या करिए, छत से कूद जाइए। इज इट वैलिड? क्या ये चीज सही है? क्या ये चीज पॉसिबल है? क्या मिस्टर बी 10 लाख रुपए के चक्कर में छत से कूद जाएंगे क्या? तो आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से वो चीज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म होने लग जाए। कोई भी ऐसी कंसिडरेशन आपको नहीं रखनी है या कोई भी ऐसा पॉइंट आपको मेंशन नहीं करना है जो आप सामने वाले के लिए इम्पॉसिबल कर दे परफॉर्म करने के लिए। तो भैया पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉसिबल ही नहीं रखेंगे उस चीज को तो वो काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे सेक्शन 10 में नहीं लिखी हैं, लेकिन एज अ जनरल कॉन्शियस हम ये सब चीजों को समझते हैं कि भैया 2 पार्टीज तो होनी ही चाहिए। अगर 2 पार्टीज नहीं होगी तो हम कॉन्ट्रैक्ट में किसके साथ एंटर करेंगे? एक पर्सन खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी एंटर हो सकता है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो 2 पार्टीज होनी चाहिए। फिर मेरा इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, सामने वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का। अगर मेरा पर्पस नहीं है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का, बस हम मजे मजे में कर रहे हैं, तो भी ये चीज जो है वो वैलिड नहीं है।
ठीक है, क्लियर है चीज। और कोई भी ऐसी चीज नहीं बोलनी है जो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो। क्या मिस्टर ए को बोले जाओ तुम छत से कूद जाओ, छत से कूदोगे तो 10 लाख रुपए दूंगे, नहीं तो नहीं देंगे, ये चीज तो सही नहीं है ना। तो फिर नथिंग शुड बी कोटेड दैट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। ओके, क्लियर है। इन सब चीजों के बारे में देखो हमारा बुक हमें क्या समझाता है। ओके, आगे देखो इन्होंने क्या बोला है, कह रहे इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 10 ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। फ्री कंसेंट का मतलब हमने आपको डिस्कस कर लिया, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है किसी के साथ। अगर वो पर्सन खुद अपनी मर्जी से आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहता है, लीगल रिलेशनशिप आपके साथ क्रिएट करना चाहता है, तो ही वो फ्री कंसेंट है। अगर तुम उसको धप्पड़ मार दो या तुम उसको बोलो तुमको गोली से उड़ा देंगे या हम तुम्हारे साथ कुछ गलत कर देंगे, तो अगर आपने ये सब बोल के, डरा के, धमका के उससे आपने कंसेंट ऑब्टेन करी है, तो दैट इज नॉट फ्री कंसेंट। ठीक है, तो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट फ्री कंसेंट है, दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो है बट नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आप उसको क्लेम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, दैट इज नॉट श्योर। ठीक है, तो फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल इज कि फ्री कंसेंट से ही पार्टीज की कंसेंट ली जाए। अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट का होना बेकार है। ठीक है, क्लियर है चीज। देन फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, अभी हमने पढ़ा कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, एंड विद लॉफुल ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो भी पर्पस, जो भी ऑब्जेक्ट इसमें इन्वॉल्व हो वो भी क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। वॉइड मतलब जिसका पहले से ही बेस क्या हो, गलत हो, तो स्टार्टिंग से ही क्या मानी जाती हो, गलत मानी जाती हो, वॉइड मानी जाती हो, उसको हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में एसेंशियल नहीं मानते। क्लियर हो गई चीज। ओके, आइए पढ़ते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। सबसे पहली बात इन्होंने क्या बोली है, दो पार्टीज होनी चाहिए। हमको पता है भाई, कोई भी काम अगर हम करेंगे, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर करेंगे, तो उसके लिए बट ऑब्वियस है कि हमारे पास यहाँ पे क्या होनी चाहिए, टू पार्टीज इन्वॉल्व होनी ही चाहिए। बिना टू पार्टीज के हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर कि टू पार्टीज का होना जरूरी है। ठीक है भाई, यहाँ पे इन्होंने ना एक केस लॉ दिया हुआ है, बड़े मजेदार लग रहा है। नाम देखो केस का क्या है, इन द स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामानल एस एंड कंपनी। ठीक है, when on dissolution of partnership the asset of the firms were divided among the partner, the sales tax officer wanted to tax this transaction. It was held that it was not a sale. The partners, being the joint owner of those assets, cannot be both buyers and sellers. भाई उनका खुद का बीच में एसेट लगा हुआ है, जो खुद की चीज उन्होंने लगाई हुई है वो उन्होंने क्लेम बैक कर ली, उन्होंने सेल तो नहीं करी है ना। तो भैया सेम पर्सन बायर और सेलर तो था नहीं इसमें, तो सेल्स टैक्स की बात ही कहाँ आती है। सेल्स टैक्स की बात तो तब आएगी ना जब एक्चुअल में सेल हुई हो, या तो सेल ही नहीं हुई है भाई, हमने अपना एसेट लिया था, हमने अपना एसेट वापस ले लिया, तो मेरी ही चीज को अगर मैं वापस लेती हूँ तो क्या वो मुझे सेल हो जाएगी? नहीं, वो मुझे सेल नहीं होगी, दैट कैन नॉट बी सेल। तो जब वो सेल ही नहीं है तो सेल्स टैक्स की तो बात ही नहीं आती। ओके, क्लियर है चीज। ओके, कह रहे पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ये भी हम आपको बता चुके हैं, इसका भी एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, कह रहा है a husband agreed to pay to his wife certain amount as maintenance every month while he was abroad। ठीक है, हस्बैंड जी थे बाहर, वाइफ को बोला कि भैया बाहर से हम आपको हर महीने मेंटेनेंस देंगे। हस्बैंड फेल टू पे द प्रॉमिस्ड अमाउंट, और हस्बैंड जो है जिसने कहा था कि हम हर महीने आपको एक वैलिड अमाउंट भेजेंगे, उसने हर महीने के एंड में जो है पैसा भेजना छोड़ दिया। ठीक है, वाइफ स्यूड हिम फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट। ठीक है, वाइफ ने कहा भैया चल नहीं पाएगा ऐसा, तुम तो बाहर बैठे हो, तुमको हमारा खर्चा देना था, वो भी तुम पूरी तरीके से नहीं निभा पा रहे हो। वाइफ ने हस्बैंड को क्या कर दिया, स्यू कर दिया। ठीक है, Here in this case wife cannot recover। अच्छा ये बताओ, हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई लीगल रिलेशन एग्जिस्ट करता है क्या? नो, देयर इज नो लीगल रिलेशनशिप। जब वाइफ एंड हस्बैंड आफ्टर मैरिज उनकी जो है, देयर इज नो सच लीगल रिलेशनशिप व्हिच बाइंड्स हस्बैंड एंड वाइफ टुगेदर अनलेस एंड अनटिल उनके बीच में कोर्ट के थ्रू दिया गया कोई एग्रीमेंट ना हो, कोर्ट के थ्रू कोई इनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट ना हो, तब तक उनके बीच में कोई लीगल रिलेशन नहीं होती है। ये सिर्फ एक सोशल एग्रीमेंट था, भाई शादी हुई है, लॉ में रिकॉर्ड हुआ है, ये सब चीजें, तो ये एक सिंपली एक सोशल एग्रीमेंट है। देयर इज नो सच लीगल एग्रीमेंट इन एग्जिस्टेंस।
तो जब लीगल अग्रीमेंट नहीं है तो यहाँ पे वाइफ हैज नो राइट कि वो क्या कर सके, हस्बैंड को स्यू कर सके कि आपने क्या किया है, मुझे मेंटेनेंस अमाउंट पे नहीं किया है। तो जब भैया इंटेंशन ही नहीं है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, तो क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? नो, इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हो गई चीज? ठीक है भाई। नेक्स्ट चीज, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन केसेस। कभी कभी हमें काफी अदर चीजें जो है उनको भी कंसिडर करना पड़ता है। अगर अदर चीजें हमारी एग्जिस्टेंस में नहीं है तो हमारा वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। जैसे हमने आपको बताया स्टैम्प पेपर जरूरी है, उसमें लिखना जरूरी है, साइनिंग बाय पार्टीज जरूरी है, विटनेस का होना जरूरी है, फिर अग्रीमेंट बनने के बाद, साइन होने के बाद नोटरी कराना जरूरी है। अगर कोई अग्रीमेंट स्टैम्प पेपर पे आपने उतार दिया और उसकी नोटरी नहीं कराई तो वो उतना ही इनवैलिड है जितना आप प्लेन पेपर पे करते हैं। आप स्टैम्प पेपर पे उतार के ये नहीं समझ सकते कि हमने इसको वैलिड कर दिया है। वैलिड वो तभी होगा जब वो पूरी फॉर्मेलिटीज के साथ कंप्लीट होगा, एंड पूरी फॉर्मेलिटीज से कि आपको उसकी नोटरी करानी ही पड़ेगी, तभी तो वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में जाएगा। अगर वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में वो चीज नहीं गई है तो देयर इज नो सच एग्जिस्टेंस ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, क्लियर है ये चीज? ठीक है भाई। देन सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी का मतलब एक फिक्स चीज होनी चाहिए, एक सर्टेन चीज होनी चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा बेटा मैं हो सकता है आज आपको क्या कहते हैं 10 रुपए दूं, हो सकता है कल मैं आपको 15 रुपए दूं। यहाँ कोई फिक्स चीज तो है नहीं, आज मैं 10 कह दूं कल मैं 15 कह दूं। या मिस्टर ए मिस्टर बी से कहता सुनो 25 ले लो या 27 ले लो या ऐसा करो 24 लाख ले लो। तो यहाँ कोई सर्टेनिटी है कि मिस्टर ए कितने में मिस्टर बी को लैंड देना चाह रहा है? कोई सर्टेनिटी नहीं है यहाँ पर, कोई फिक्स अमाउंट ही नहीं है। मतलब मिस्टर ए खुद ही कंफ्यूज है कि वो 24 में लेना चाहता है, वो 25 में लेना चाहता है, या अगर उसको बहुत पसंद आ रहा है तो ये पहला बंदा है जो कह रहा है हम 27 भी देने के लिए इस पर्टिकुलर लैंड के लिए तैयार है। ठीक है, तो सर्टेनिटी तो है नहीं, तो जब कोई सर्टेनिटी नहीं है तो यहाँ पे आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए इट इज नेसेसरी कि क्या होना चाहिए? सर्टेनिटी होनी ही चाहिए। ओके, क्लियर? तो यहाँ सर्टेनिटी का एग्जांपल दिया हुआ इन्होंने, ए अग्रीज टू सेल टू बी 100 टन्स ऑफ ऑयल, देयर इज नथिंग सर्टेन इन ऑर्डर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंडेड फॉर। हमने कहा हम ऑयल देंगे, अब ऑयल तो कोई भी हो सकता है, केरोसिन ऑयल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, कोई फिक्स तो है नहीं कौन सा ऑयल की बात कर रहा है यहाँ पे ये। तो भैया सर्टेनिटी नहीं है तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये सब चीजें? आई थिंक सो अभी तक आपने जितना भी पढ़ा हो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो, बहुत अच्छा सा लगा हो, सब चीजें समझ आ गई हो। हम जब ये एसेंशियल्स खत्म कर लेंगे ना, हम एक बार फिर से क्विक रिवीजन करेंगे जस्ट टू चेक कि आपको कितना याद है, कितना आप रिमेम्बर करते हैं, क्या आप लोग डाबर च्यवनप्राश खाते हैं कि नहीं खाते। ठीक है, क्लियर? ओके भाई, हम लोग पढ़ते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का एग्जांपल तो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे जो मैंने आपको दिया था। मिस्टर ए मिस्टर बी को कहता है कि भैया हम तुम्हें 10 लाख रुपए देंगे, लेकिन उसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा? छत से कूदना पड़ेगा। तो अगर मिस्टर बी लालची होगा तो कूदेगा क्या? नहीं भाई, कितना भी कोई इंसान लालची हो अपनी लाइफ को थोड़ी रिस्क करेगा। वो ये थोड़ी कहेगा कि भैया जो चीज पॉसिबल ही नहीं है हम वो कर दें। हम आपसे अगर ये चीज बोले कि मैं आपको 10 रुपए की चॉकलेट दूंगी फॉर एग्जाम्पल, उसके लिए आप क्या करिए कि लंबे आप यहाँ से 12-13 किलोमीटर चल के आइए। दैट इज ऑल्सो इम्पॉसिबल। 10 रुपए की चॉकलेट के लिए कौन सा कोई ऐसा करेगा? कोई नहीं करेगा। तो एनीथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, अगर आप ऐसे कोई कंसिडरेशन इसमें डाल देते हैं, कोई ऐसा पॉइंट इसमें मेंशन कर देते हैं, तो ये चीज पूरी तरीके से क्या है? इनवैलिड है। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। ओके ओके, देखिए इसका एग्जांपल क्या दे रहे हैं लोग। A agrees with B to discover treasure by magic. The agreement cannot be enforced as it is not possible to be performed. ऐसा काम करना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए अगर आप कोई चीज ऐसी मेंशन कर रहे हैं तो उसकी कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं। That is not possible. That is not valid. Okay, clear है ये चीज? Okay, fine. अब इन्होंने वो चीजें डिस्कस करी हैं जो एक्चुअली सेक्शन 10 में लिखी थी। अभी तक हम वो सारी चीजें पढ़ रहे थे जो सेक्शन 10 में नहीं थी, जो एज अ जनरल कॉन्शियस हम चाहते थे कि ये चीजें तो होनी ही चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। 2 पार्टीज तो होनी ही चाहिए, 2 पार्टीज नहीं होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। लीगल रिलेशनशिप का इंटेंशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अगर सर्टेनिटी नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना ही पॉसिबल नहीं है तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम वो चीजें पढ़ चुके हैं जो जनरल कॉन्शियस अलाउ करता है, लेकिन सेक्शन 10 में नहीं लिखी थी। अब
बारे में पढ़ेंगे जो सेक्शन 10 में लिखी हुई हैं अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, क्लियर है ये चीज? ठीक है भाई, आओ बढ़ते हैं। सबसे पहली बात इन्होंने क्या बोला है, कह रहे हैं कि एक ऑफर होना चाहिए, एक अग्रीमेंट होना चाहिए। अग्रीमेंट होना चाहिए ऑफर के लिए, अग्रीमेंट ऐसे कैसे हो सकता है भाई, उसके लिए ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, दोनों चीजें मिला के प्रॉमिस बनेंगी। प्रॉमिस व्हेन इट इज बैक्ड बाय कंसिडरेशन, तभी तो वो क्या बनेगा, एक अग्रीमेंट बनेगा, उससे पहले तो वो अग्रीमेंट भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात चीज क्या है मैम, यहाँ ऑफर होना चाहिए एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इतना क्लियर है। दूसरी चीज फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट का मतलब हमने आपको बता दिया, अगर आप किसी के जोर जबरदस्ती से कोई काम करा रहे हैं, मार के, उसको फोर्स करके या उस पर बंदूक रख के या कुछ ऐसा काम करा रहे हैं, फ्री कंसेंट नहीं है उसकी, तो भी वो भैया आगे आपका काम अगर कर भी देगा तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी बने। दैट इज नॉट एट ऑल अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है, ए थ्रेटेंड टू शूट टू बी, भाई हमने भाई जो अभी डिस्कस किया, सेम ए ने बी को कहा मैं तुमको गोली से मार दूंगा, इफ बी डज नॉट लेंड हिम 2000, बताओ 2000 के लिए कह रहे हैं हम गोली से मार देंगे। 2000 के लिए अगर कोई बंदा गोली से मार देगा और अगर बी से जबरदस्ती को कोई काम करा रहा है, ठीक है, तो क्या बी का इसमें कंसेंट है? क्या बी उसको खुशी खुशी कर रहा है? क्या बी मन से उस काम को कर रहा है? नहीं कर रहा है। यहाँ ए जबरदस्ती बी से वो काम करा रहा है, ए जबरदस्ती बी को गोली की धमकी देकर उससे ये काम करा रहा है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ओके, नेक्स्ट चीज इज कैपेसिटी, जिसको अभी हम लोग कौन से वर्ड पढ़े थे, कॉम्पिटेंसी। इस कैपेसिटी को हम लोग और किस नाम से जान सकते हैं, कॉम्पिटेंसी के नाम से भी जान सकते हैं। तो कह रहे हैं अगर हम कॉम्पिटेंसी की बात करें तो कह रहा है कि भैया कोई भी पर्सन हु इज अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज से अगर वो ज्यादा है तो वो क्या है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। कोई भी पर्सन अगर साउंड माइंड का है, साउंड मतलब सोचने समझने की शक्ति है उसके अंदर, वो हर चीज को समझ सकता है, जो सामने वाला बोल रहा है उस चीज को वो एनालाइज कर सकता है, सही और गलत के बीच में डिफरेंशिएट कर सकता है कि क्या काम सही है क्या गलत है। अब जैसे हम आपको बताएं, जब हम लोग रोड क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो हम लोग कभी राइट देखते हैं, कभी लेफ्ट देखते हैं, और तभी तो हम लोग रोड क्रॉस करते हैं, तो हम लोग साउंड माइंड के हैं। लेकिन अगर छोटा बच्चा है, अगर छोटे बच्चों को रोड क्रॉस करने के लिए कहा जाए तो वो क्या राइट और क्या वो लेफ्ट देखेगा? नहीं, वो सीधा दौड़ता हुआ चला जाएगा। तो ही इज नॉट ऑफ साउंड माइंड। Any person who is capable of making a judgment, who is capable of taking a decision or what is right and what is wrong, उसी को हम sound mind कर सकते हैं। क्लियर हो गई ये चीज? तो फर्स्ट चीज है वो मेजर होना चाहिए, मेजर मतलब above the age of 18। सेकेंड वो साउंड माइंड का होना चाहिए, साउंड माइंड मतलब he is capable of making a decision or what is right and what is wrong। Then he is not disqualified from contracting by any law to which it is subject। मतलब लॉ ने उसको किसी भी तरीके से डिस्क्वालीफाई ना किया हो, किसी भी तरीके से ये ना बोला हो कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं। अगर ये सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, that means that person is capable to contract, he is competent of entering into any contract। Okay, क्लियर हो गई चीज? ठीक है भाई, आगे आते हैं हम लोग कंसिडरेशन पे। कंसिडरेशन तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, कह रहा है मैम कंसिडरेशन क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू का मतलब क्या है, समथिंग इन रिटर्न। कोई भी बंदा कोई काम फ्री में करना चाहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ही अपने भाई से बोल दूं कि भाई तुम मेरे लिए ये काम कर दो, वो तो बिल्कुल नहीं करेगा। वो तो कहेगा ऑब्वियसली ही एक्सपेक्ट कि तुम उसके बदले में उसको कुछ दोगे तभी वो तुम्हारा काम करेगा, एल्सवाइज तुम्हारा काम वो नहीं करेगा। तो क्विड प्रो क्यू का मतलब क्या है, समथिंग इन रिटर्न। व्हेन यू वांट कि सम पर्सन हैज टू डू समथिंग, तो ऑब्वियसली ही एक्सपेक्ट कि आप उसके बदले में उससे कुछ कंसिडरेशन जो है वो क्या कर रहे हैं, चार्ज कर ही रहे हैं। बिना कुछ बदले में, बिना कुछ रिटर्न में लिए आपका काम कोई भी नहीं करेगा। ओके, क्लियर हो गया? तो वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ में कंसिस्ट आइदर इन सम राइट, कोई राइट हो, कोई इंटरेस्ट हो, कोई प्रॉफिट हो, कोई बेनिफिट हो, जो किसी एक्टिविटी से अराइज कर रहा हो, तो ही वो क्या माना जाता है, कंसिडरेशन। हमने आपको बताया नीड नॉट कंसिडरेशन बी ओनली इन मॉनेटरी टर्म्स, वो नॉन मॉनेटरी टर्म्स में किया गया काम भी कंसिडरेशन है। ठीक है, जैसे अगर मैंने किसी का होमवर्क किया है और उसके
बदले में अगर वो मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर दे फॉर एग्जाम्पल, तो दैट इज ऑल्सो कंसिडरेशन, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। अगर उसको मेरा फायदा, उसको अपना फायदा नजर आया ना, भाई मुझे लगा कि ये पर्सन मुझे यहाँ से घर तक छोड़ देगा, मुझे उसके लिए कोई कन्वेंस नहीं करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसके बदले में मुझे सिर्फ और सिर्फ उसका होमवर्क कंप्लीट करना है, तो ये कंसिडरेशन ही तो है। मेरे भी बेनिफिट की बात है, सामने वाले के भी बेनिफिट की बात है। कंसिडरेशन इज फॉर बोथ द पार्टीज, यहाँ सिर्फ एक बंदे की कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, इट इज द कंसिडरेशन फॉर बोथ द पार्टीज दैट इज इन्वॉल्व, कि आपको भी मेरे बदले में कुछ करना पड़ेगा और मुझे भी आपके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्लियर हो गई चीज? ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्या आता है, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। हमने क्या कहा, कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। जैसे हमने उससे कहा ठीक है तुमने मेरे लिए काम किया है, अब तुम्हें वो पर्सन अच्छा नहीं लगता तो मैं उसको क्या करूंगा, मैं उसको एक थप्पड़ मार के आ जाऊंगा, दैट इज अ वैलिड कंसिडरेशन। डू यू थिंक रियली, डू यू थिंक इट्स अ लॉफुल कंसिडरेशन? नो, इट्स नॉट अ लॉफुल कंसिडरेशन। अगर आप सामने वाले का काम कर रहे हैं, सामने वाला उसके बदले में आपको मतलब दूसरी पार्टी को मारने की बात कर रहा है, दैट इज नॉट एट ऑल अ लॉफुल कंसिडरेशन। क्लियर हो गई ये चीज? ठीक है, तो देखो ये क्या कह रहा है लॉफुल कंसिडरेशन में, इसके एग्जांपल पढ़ते हैं। ठीक है, A promised to drop prosecution instituted against B for robbery and B promises to restore the value of the things taken। ठीक है, उसने कहा तुमने अच्छा रॉबरी करी थी, तुम्हारे खिलाफ जो मैं केस करा था वो मैं वापस ले लूंगा। जब वो केस वापस ले लेगा तो बी ने कहा ठीक है तुम केस वापस लो, जो भी चीज मैंने तुमसे चोरी करी थी मैं तुम्हें वो वापस कर दूंगा। अग्रीमेंट क्या है, वॉइड है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है। तो रॉबरी, ठीक है, रॉबरी इज एन अनलॉफुल थिंग एंड अगर आप उसको एज अ बेस बनाकर किसी दूसरे वाले से कॉन्ट्रैक्ट में है, अग्रीमेंट करे हुए हैं कि आप मेरे लिए ऐसा करो कि मैं तुम्हारा प्रोसिक्यूशन वापस ले लूंगा, किसी ने कुछ गलत काम किया है एंड उसके बदले में उसको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, दैट इज रॉन्ग थिंग ना, दैट इज नॉट अ राइट थिंग। तो अगर कोई प्रोसिक्यूशन उसके अगेंस्ट लॉन्च हुआ है, अगर आप प्रोसिक्यूशन करने से मना कर देते हैं एंड सामने वाला कह रहा है कि ठीक है तुम प्रोसिक्यूशन वापस ले लो, मैंने तो तुमसे सामान चोरी किया मैं उसको वापस कर देता हूँ, दोनों ही बातें गलत है ना भाई, बिल्कुल ही दोनों बातें गलत है। लॉफुल कंसिडरेशन नहीं था ना, लॉफुल ऑब्जेक्ट था, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट मेरा वैलिड माना नहीं जाएगा। क्लियर हो गई चीज? एंड नेक्स्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, मतलब कोई भी चीज अगर स्टार्टिंग से ही वॉइड है, मतलब लॉ उसको एसेंशियल नहीं मानता, लॉ मानता है कि ये चीज जो है गलत है, इसका रूट ही गलत है, इसका बेस ही गलत है, तो वो चीज क्या मानी जाती है, वॉइड मानी जाती है। जिसका कोई लीगल एक्जिस्टेंस ही नहीं है, जिसको स्टार्टिंग से ही, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से ही जिस चीज को गलत माना जाता है उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, वॉइड। अगर कोई चीज वॉइड है तो वो मेरा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाएगा। क्लियर है चीज? तो आई होप आपको ये सब चीजें अभी तक एकदम क्लियर हो चुकी हूँ जो हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ते आए हैं। हमने कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ा, हमने यहाँ पे ये चीजें पढ़ी कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं एक एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, अभी आप इतना रिविजन करिएगा, फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें आगे प्रोसीड करना है विद टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हमने डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करे थे कि ये चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो आज हमने अपने 2 टॉपिक्स कवर करे। हमने ये चीज डिस्कस करी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, किस चीज से कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, और अगर हमें किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है तो हम किस तरीके से उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे। मतलब कल को मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अगर कोर्ट रिकॉग्नाइज करने से मना कर देगा या बोलेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट गलत है, तो फिर मेरा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो इट इज नेसेसरी, इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम चेक करें कि हम जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं तो हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करें, जिससे हम उसका बेनिफिट उठा सकें। ओके, क्लियर है? थैंक यू।